दोस्तों, आपने सब पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, मॉक टेस्ट भी दे दिया, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, अपनी गलती भी सुधार रहे हो। लेकिन डर हमेशा ये लगा रहता है, फिर से 2024 जैसा अगर पेपर आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर उससे हार्ड आ गया तो हम क्या करेंगे? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? फिर से नहीं होगा हमारा, ये सब टेंशन आपके दिमाग में चल भी रहा होगा। और नो डाउट है, चलना भी चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, ये चीज आपके अंदर प्रेशर ज्यादा बनाती जाएगी। तो आज से मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको एलिमिनेशन सिखाऊंगा थ्रू पीवाईक्यू के थ्रू पे। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जब मैं आपको ये एलिमिनेशन सिखा दूं, मैं यहाँ पे डेली आपको 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से सिखाऊंगा। बस आपको फिर से वो पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर में जाके इन 10 क्वेश्चन को छोड़ के अदर क्वेश्चन पेपर पे जाके यही चीजें करनी है। बस आपको इतना करना है। ये मैंने इसलिए अभी लाया हूं, अगर मैं ये पहले ला देता तो हो सकता है आयोग इस चीज को देख के अपने क्वेश्चन पेपर को चेंज कर देता। तो इसके वजह से मैंने आज ये आपको बहुत डिटेल में एक एक एलिमिनेशन को समझाऊंगा। प्लीज प्लीज अच्छे से देखिएगा। इसमें आपका नुकसान होगा अगर आपने अच्छे से नहीं देखा। मैं अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो उसका एक रीजन भी होगा, और उसका एक बहुत वैलिड रीजन ये है कि आपका एग्जाम निकले। लेकिन आप अगर इस चीज को पूरा अच्छे से नहीं देखोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है। ओके। और मैं कौन होता हूं ये सबको पता है, मैं उतना ज्यादा बताने नहीं वाला। बस आपको ये देखते जाइए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है। ये 2024 के क्वेश्चन पेपर को मैं कर रहा हूँ। 23 में जाएंगे, फिर 22 में जाएंगे, फिर 21 में जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे जाएंगे। बस आपको अच्छे से देखना है। पहला क्वेश्चन है, विथ रेफर्स टू प्रवाहा। ठीक है, प्रवाहा। पहला तो आपके दिमाग में आता है, ये तीनों वर्ड अलग अलग है। अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द इसरो, किसने डेवलप किया? इसरो ने किया, मतलब स्पेस से रिलेटेड है, ये आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए। फिर इट इज अ पाथ ब्रेकिंग फीट बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, हो सकता है। इनिशियली aerodynamic design of a space vehicle require evaluation of a large number of configuration। अब देखिए, दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली इसलिए राइट है क्योंकि जो ये प्रवाह है ये तो काम ही यही कर रहा है ना इसके रिगार्डिंग। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे काउंटर हो सकता है, क्या सच में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया है कि नहीं बनाया? तो भाई बनाया है। अब ये मैं, मेरे को भी नहीं पता है कि बनाया है कि नहीं बनाया, मगर मैं यहाँ पे लॉजिक क्या लगाऊंगा कि ये जो एजेंसी है एज ए स्पेस सेंटर, ये काम तो कर ही रही होगी इसी के रिगार्डिंग में। क्यों? क्योंकि स्पेस व्हीकल के ऊपर बात हो रही है। और जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो इसी चीज के ऊपर काम करता है, सॉफ्टवेयर के ऊपर से। तो वो पूरा देखता है कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस किस तरीके से हो रही है। इसरो लॉन्चिंग पे ज्यादा कर ध्यान देता है। तो ये सब चीजें मैंने देख लिया, समझ गया। अब मुझे पता चल गया कि ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। देखिए, बोथ 1 एंड 2 एकदम करेक्ट हो गई। कुछ नहीं करना था, बस आपको इस तरीके से सोचना था। स्टिल फिर से कंफ्यूज होना है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल समझा रहा हूं। फ्लाई 91 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बहुत इजी है। अब इजी क्यों है? इट इज अ न्यूली लॉन्च एयरलाइन इन इंडिया, नहीं पता नई लॉन्च हुई कि नहीं हुई है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट इनोग्रल फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम मनोहर। अब ये मनोहर नाम से क्या लगता है, इंडिया ही होगा। बस यहाँ पे मनोहर आगे इंडिया नहीं लिख दिया था, तो मनोहर लिख दिया और उसके आगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख दिया। तो मनोहर हमें इंडिया ही लग रहा है। तो ये जैसे ही सही हो रहा है, मतलब क्या बताया गया है इसमें, जो इनोग्रेशन हुआ इसका, जो इसकी उद्घाटन हुई, ये पहली उड़ान उसने मनोहर से ली है जो कि इंडिया से ली है। तो मतलब इंडिया इसका न्यूली लॉन्च एयरलाइन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। देखिए, है ना इजी। चलिए और एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। संदेह नहीं छोड़ना दिमाग में, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफर्स टू ईयरली ट्रेड। अब यहाँ पे आपको हिंदी में दिख रहा है, हिंदी मीडियम वाले प्लीज इसको भी पढ़ते रहिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ बस उसको सुनते जरूर रहिएगा। अर्ली ट्रेड के ऊपर बात हो रहा है। देर आर रेफर्स टू नेमोरस रिवर पोर्ट ऑन एंशियंट इंडिया। बहुत सारे पोर्ट करके ऐसे बता दिया गया कि एंशियंट इंडिया में थे। देर वेर लार्ज एंट्रोपॉट्स ऑफ गुड्स एंड टैरिफ। अब ये, आप अगर आपको ये पहला स्टेटमेंट पता चल रहा है कि बहुत से नदी बंदरगाह थे, अगर आपको ये पता चल गया कि बहुत सारे थे, दूसरा इसी को कंटिन्यू कर रहा है, मतलब इसी को फिर से बता रहा है कि इस पोर्ट पे गोदाम भी बहुत सारे थे, बड़े बड़े गोदाम थे। तो अगर बहुत सारे पोर्ट हो गए, अगर वहां पे ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो गोदाम तो रखना पड़ेगा जहां पे आप अपना हर एक सामान रख पाओगे। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग नहीं जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ही बता रहे हैं। हाँ, तुम्हें पोर्ट करना तो तुम अपना एक गोडाउन बना लो। तो दोनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको भी यहीं पे ये अप्लाई करना है, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, बस आप देखिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट पढ़िए सिर्फ, अशोका का है। देखिए अशोका क्वेश्चन है, क्या क्या बोला? अशोका ने धम्म को
जो परिभाषा दी है वह राहुलोवध से ली गई है। ठीक है, एक सुत्ता है, मतलब अब आपको ये पता नहीं होगा राहुलोवध सुत्ता है कि नहीं है। अब सुत्ता यहाँ पे लिख दिया, तो सुत्ता बुद्धिज्म से रिलेटेड था और अशोका के टाइम पे बुद्धिज्म काफी ज्यादा प्रॉस्परस था, तो आपने बुद्धिज्म के ऊपर से कॉन्सेप्ट याद कर लिया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड अ न्यू टाइप ऑफ अ स्टाफ कॉल्ड धम्म मात्रा। अब आपको ये दोनों चीजें पता चल गई है कि हाँ एक सुत्ता करके था, इसमें लिखा तो गया ही होगा, ये आपको मान लेना है। दूसरा स्टेटमेंट है 14 साल के बाद जो भी है अपने राज्यभाषा में 14 वर्ष के में अशोका ने धम्म शास्त्र, मतलब सबको पता है कि अशोका जी ने धम्मा पॉलिसी निकाली थी फॉर द एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कि उनका धम्मा एज अ पॉलिसी क्या बताता है, ये सबको पता है। अब ये इंस्पायर हुई थी यहाँ से ही, ये भी आपको पता चल गया, तो 1 और 2 करेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि रउलर सुत्ता ये दुसुत्ता ये सही है कि गलत है। देखिए, जहां पे सुत्ता दिख गया मतलब बुद्धाइज्म से रिलेटेड है, जहां सुत्ता नहीं दिख रहा है इसको छुपा दिया गया है और इसके यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड यूज किया तो जेनिज्म से रिलेटेड रहेगा, तो आपको वहां से एलिमिनेट कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बता दो, तब आपके दिमाग में अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन होते हैं, सब बोलते हैं सर अब आर्टिकल कैसे याद करें, इतने ऐसे से एकदम रैंडम आर्टिकल आ जाते हैं। देखिए आपके सामने रैंडम आर्टिकल है, 153 है, 154 है, 155 है, 156 है। अब इसको याद करना नहीं है, बस लॉजिक लगाना है। पहला 153 आर्टिकल क्या बोलता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अगर ऑफिस ऑफ गवर्नर 153 में आया तो 154 में क्या आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की कार्यकारी प्राधिकार, है ना, ये आएगा। मतलब जब कोई ऑफिस में गया तो उसके बाद उसके अधिकार आएंगे। अब अधिकार आने के बाद तुरंत उसको निकाल तो नहीं दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से रिमूव ऑफ द गवर्नर ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तुरंत तो निकालेंगे नहीं। चलिए अब आपको लग रहा है कि 155 शायद से होगा, कंफर्म भी नहीं है, 156 पे चलते हैं। टर्म्स ऑफ द गवर्नर, अब यहाँ पे लिखा है राज्यपाल की पदावधि। पहली रिमूवल की बात नहीं होगी, पदावधि के बाद रिमूवल की बात होगी ना उनको निकालने की, तो मतलब 155 गलत है, 156 तो सही होगा। तो 155 गलत हो गया, इसका आंसर भी हो गया हमारा सी। देखिए इतना इजी है, आर्टिकल याद करना पड़ा कुछ नहीं, सिर्फ क्या याद करना पड़ा, लॉजिक। हर एक आर्टिकल में लॉजिक होता है, मैं फिर बता रहा हूं, इसलिए मैंने आपके सामने ये सीरीज लाई है, बस आपको इस तरीके से देखना है। चलिए और एक बताता हूं, असर्शन रीजन का तो मैंने बहुत अच्छा बताया है। द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इज बिंग डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। अभी तो ऊपर आपने बोला है कि जो करेंसी होती, जो मुद्रा होती है, वो विदेशी मुद्रा की मांग की आपूर्ति द्वारा तय की जाती है ना। तो विदेश में जितने भी सप्लाई मतलब जितने में आयात निर्यात होते हैं उसके हिसाब से करेंसी का वैल्यू डिसाइड हो रहा है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या तो सेंट्रल बैंक कर रही है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये सेंट्रल बैंक कर रही है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया कि सेंट्रल बैंक तो कर ही नहीं रही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ये बता रहा है और ये सही बता रहा है क्योंकि बहुत डिटेल में बताया है। तो ए ट्रू है, आर फॉल है। आगे आंसर इजी था। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि आदमी इतना इजी क्वेश्चन भी सिर्फ टेंशन में गलत करके आता है। बिलीव मी दोस्तों, आपने टेंशन छोड़ के सिर्फ इस ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से देख के कर लिया ना, मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आराम से निकल जाएगा। बस आपको यही रहता है ना कि आपको देखना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज तो जरूर करिएगा, बहुत जरूरत है हमें भी और आपको भी जरूरत है। अगर आप ये नहीं करते तो मैं ये सीरीज को ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा भी नहीं, ये बात तो सही है। What does the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasize regarding reducing greenhouse gas emission? तो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। अब आपने इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैला दिया, आप ये सोच रहे हो कि लिमिटेड रिडक्शन एक अच्छी चीज है, नहीं भाई, जितना हो सकता है उतना करेंगे ना। लिमिटेड क्या होता है, हम जितना नीचे तक लेके आ सकते हैं उतना नीचे तक लेके जाएंगे। लिमिटेड करना मतलब नहीं होता, लिमिटेड पॉल्यूशन फैलाना होता है, लिमिटेड क्लाइमेट चेंज से रोकना नहीं होता है ना। आप बाहर जाके कचरा कम फेंकिए, लेकिन बाहर जाके कचरा साफ करने की कोशिश करिए, दोनों अलग अलग चीज है। बस यहाँ पे क्या बोला, ग्रेजुअल लिमिटेड रिडक्शन ऑफ आर इनफ नहीं, ग्रेजुअल लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, डीप रैपिड एंड सस्टेनेबल रिडक्शन आर एसेंशियल। अब देखिए ये दोनों भी एक दूसरे को साथ नहीं दे रहे, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं, है ना। पढ़ने में ही लग रहा है कि भाई ये बोल रहा है रैपिड करना है, ऊपर वाला बोल रहा है ग्रेजुअल करना है,
तो अब यहीं से आपको समझ में आ गया कि दूसरा वाला तो सही है, पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड से आपको ये पता चल रहा है पहला गलत है, तो मैं पहला काट दे रहा हूँ, नीदर वन नीदर टू को हटा दीजिए, अब बचा है एक बी बचा और एक वन एंड टू है, अब मैंने बता दिया पहला इसलिए गलत है, तो इसका आंसर हो जा रहा है ए। ओके, और ये हिंदी मीडियम वाले में यहाँ पे आ जा रहा है सी केवल वन, सॉरी केवल टू, दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मगर आदमी स्टिल कंफ्यूज होता है, जैसे ही वो एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखता है तो उसको लगता है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और बिलीव मी, मतलब हम प्रेशर में ये सब चीजें गलत करते हैं, और बाकी ये है बड़ा इजी क्वेश्चन। कैसे है देखिए, यूपीएससी डिराइव इट्स फंक्शन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट्री लॉ, एग्जीक्यूटिव रूल और प्रोसीजर, ऑर्डर, या तो कन्वेंशन है। अब अगर आपको इतना पता है कि अगर जो भी यूपीएससी की पावर और जो फंक्शन है ये रूल कर रहा है, सबसे पहले बात तो ये संविधान से तो करेगा ही। आर्टिकल मेंशन है, कौन सा आर्टिकल ये कमेंट करके जरूर बताना। अब जब आर्टिकल है तो इसको कभी ना कभी कोई तो चेंज करेगा, ये हो जाएगी हमारी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट चला तो रही है, अब इसको रूल और रेगुलेशन भी तो चाहिए, तो आदेश भी आएगा। अब कुछ कुछ ये चीजें इंटरनेशनल चीजों से भी सीखेगी, तो परंपराएं भी लेगी, कन्वेंशन भी लेगी, अपनी तरफ से भी सीख रही है, तो ये सभी होगा ना, इसमें कोई चीज छोड़ना ही क्यों, तो वन टू थ्री फोर सब हो जाएगा। बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस ये कंफ्यूजन के मारा है ना, हम सब चीजें गलत कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पॉज कर रहा हूँ, सिर्फ आप इसका आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए आप एलिमिनेशन क्या लगा सकते हो, आप बस सोचिए इसको, ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है, आपको बस सोचना है। मैं बस 5-10 सेकंड दे रहा हूँ, आप बस इतना अच्छे से सोचिए कि क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता, बिलीव मी, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के पीछे आप टाइम देते हो, और यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं ये अभी भी क्वेश्चन पूछा, आधे लोग इसको पढ़ के अभी भी सोच रहे हैं किस तरीके से काटूं, नो डाउट है अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट है। इसके लिए एलिमिनेशन कोई वर्क नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, यहाँ पे 25 मई लिख दिया है, हो सकता है हर बार की यूपीपीसीएस के क्वेश्चन पेपर में फैक्ट गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर इस बार अगर उसने फैक्ट पूछ लिया तो क्या करोगे, और वो फैक्ट सही भी रहेगा तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन की तादाद जो होती है वो सिर्फ 10 से 12 होती है ना। मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं, मगर मैंने हर बार एक लॉजिक बना के रखी, अब मैं वो लॉजिक यहाँ पे बताऊंगा तो कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं पूरा एक एलिमिनेशन को आपको एक छोटी छोटी बारीकी बताया कैसे कैसे वर्क करता है, और कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए ये भी मैंने बताया आपको। हर बार एलिमिनेशन काम आए ये जरूरी नहीं है, कभी कभार पीछे जाना भी बहुत अच्छी बात होती है तो है ना, कभी कभार तो शेर अगर पीछे जाता है पैर करता है तभी तो आगे बड़ा बड़ा छलांग लगाता है। तो वही चीज है यहाँ पे भी कि कुछ कुछ चीजें छोड़नी होती है, वो आपको पता भी होनी चाहिए, ये चीज मैं भी आपको सिखाऊंगा, साथ में एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा। बस आपको इतना ही करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है ऐसे ऐसे वीडियो को अच्छे से चुन के लाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।